नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, आज ये हमारी टीजीटी पीजीटी अल्टीग्रेट कॉमर्स क्लासेस का पार्ट फोर्थ है। मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं दोबारा से बता दूं, आपको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसको सीएसओ भी कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना भारत में कब हुई थी? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने। 2 मार्च 1951, 15 मार्च 1950, 2 मई 1951 या 2 मई 1953। बेसिकली ये प्रैक्टिस सेट है। आप लोगों की प्रैक्टिस भी इसी चैनल के माध्यम से कराई जाती है और क्लासेस भी इसी चैनल के माध्यम से कराई जाएंगी। आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका आंसर है दोस्तों 2 मई 1951। जी हाँ दोस्तों, 2 मई 1951 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका जो है वो नई दिल्ली में है। क्षेत्राधिकार भारत के अंदर आता है और अभिभावक विभाग जो इसका वो है वो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन एक गवर्नमेंटल एजेंसी है दोस्तों, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आती है और रिस्पॉन्सिबल होती है समन्वय बिठाने के लिए, कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए जितनी भी डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ होती हैं भारत में। एक ये ग्राफिकल यूनिट भी इसको कहा जाता है। सीएसओ मैंने आप लोगों को बताया है दिल्ली में स्थित है, और ये स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन या बनाए रखने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। संभावनाएं है लिखा हुआ है, ये संभावनाओं का विज्ञान है कि क्या, कौन, किसने कहा ये? वॉडिंगटन ने, बाउली साहब ने, रॉबर्ट्स ने या फिशर ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बॉडिंगटन। जी हाँ दोस्तों, बॉडिंगटन साहब ने बोला है कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। और वालिस एंड रॉबर्ट्स की भी कोई डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर कि क्या दिया है कि स्टैटिस्टिक्स को उन्होंने बोला था कि एक बॉडी ऑफ मेथड है ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। हु सेड स्टैटिस्टिक्स हैज बीन डिफाइंड द साइंस ऑफ काउंटिंग। दोस्तों स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो मेन डेफिनेशन मैंने इसमें रखी है। हो सकता है आपको इन डेफिनेशन में से कोई एक डेफिनेशन आ जाए। स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया गया है, सांख्यिकी को डिफाइन किया गया है ऐसे सांख्यिकी गणना अथवा माध्यों का विज्ञान है। सांख्यिकी एवरेजेस का विज्ञान बोलें या गणनाओं का विज्ञान है। किसने बोला है? बाउली ने, गाल्टन ने, स्टीफन किंग ने या आर ए फिशर ने? तो इसका राइट आंसर है बाउली। जी हाँ दोस्तों, ए एल बाउली ने ही बोला था कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो काउंटिंग और एवरेजेस का विज्ञान है। स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड टू ए मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। ये किसकी डेफिनेशन है? क्रॉक्सटन एंड क्राउडन, बॉडिंगटन, यूल एंड कैंडाल, हॉरेस सेक्रिस्ट। दोस्तों इसका राइट आंसर है हॉरेस सेक्रिस्ट। जी हाँ दोस्तों, हॉरेस सेक्रिस्ट की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट क्या है? द वर्ड स्टैटिस्टिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड इन। स्टैटिस्टिक्स वर्ड पहली बार कब यूज किया गया था? तो दोस्तों स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो सबसे पहले यूज किया गया वो 1749 में यूज किया गया था। was first used by German scholar and mathematician Gottfried Eckenwall। Gottfried Eckenwall मैथमेटिशियन भी थे और ये जर्मन स्कॉलर थे जिन्होंने इसको पहली बार यूज़ किया है शब्द को। स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो आया है वो लैटिन भाषा से आया है, लैटिन वर्ड स्टेटस से। इटालियन वर्ड से लिया जाए तो स्टैटिस्टिया वर्ड से बना है। जर्मन वर्ड की बात करें तो स्टैटिस्टिक से बना है और फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक्यू से बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कहा जाता है इसमें से किसको? आईएमएफ को, एडीबी को, आईबीआरडी को, आईएफसी को? राइट आंसर ज़्यादातर लोगों को पता होगा, इसका आईबीआरडी को ही कहा जाता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड बैंक को आईबीआरडी के नाम से भी जाना जाता है। विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज द सॉफ्ट लोन विंडो। वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो भी कहते हैं। आईएमएफ, आईडीए, आईएफसी या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आईडीए। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है जो गरीब देशों को लोन देने का काम करती है, फाइनेंशियल हेल्प देने का काम करती है।
सॉफ्ट लोन विंडो भी कहा जाता है वर्ल्ड बैंक की इसको। और मेन पर्पस जो है इसका, मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रांट्स प्रोवाइड करना, कंसेशनल लोन्स देना जो संसार में गरीब देश हैं। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस्ड एमआरटीपी। एमआरटीपी एक्ट को किस एक्ट ने रिप्लेस किया था? तो राइट आंसर जो दोस्तों इसका है वो है कंपटीशन एक्ट। जी हाँ दोस्तों, कंपटीशन एक्ट इसका राइट आंसर है। द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जिसको एमआरटीपी एक्ट भी कहते हैं आप, 1969 में आया था और रिप्लेस किया गया था किसके द्वारा? कंपटीशन एक्ट 2002 के द्वारा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राघवन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। तो यहाँ पर कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अधिकतर पूछ लेते हैं किस कमेटी के सुझावों पर ये काम किया गया कि एमआरटीपी एक्ट को कंपटीशन एक्ट में बदल दिया गया। तो यहाँ पर याद रखिएगा राघवन कमेटी है। इसका उद्देश्य क्या होता है? व्यापार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और एकाधिकार को रोकने का उद्देश्य है इसका। इन एक्सटर्नल ट्रेड हाउ मेनी कंट्रीज आर इन्वॉल्व। एक्सटर्नल ट्रेड में कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं ये तो आप सभी को पता है। बिजनेस फर्म्स में क्या होता है, 2 डिफरेंट कंट्रीज अगर पार्टिसिपेट करती हैं बाइंग और सेलिंग प्रोसेस, गुड्स को खरीदने और बेचने का काम करती है, वही एक्सटर्नल ट्रेड हो जाता है। तो 2 डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज जब पार्टिसिपेट करेंगी तो ऐसा काम होगा। नेक्स्ट क्या है, डॉक्यूमेंट दैट आर यूज्ड इन इंटरनल ट्रेड। इंटरनल घरेलू व्यापार, आंतरिक व्यापार में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया जाता है? क्या वो परफॉर्मा इनवाइस है, कॉमर्शियल इनवाइस है, लॉरी रिसिप्ट है, या ये सभी हैं? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ये सभी डॉक्यूमेंट जो कि इंटरनल ट्रेड में यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मा इनवाइस की। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि भेजा जाता है सेल से पहले, किसको? बायर को, और इसमें नियम और शर्तें लिखी होती हैं जिस पर बायर और सेलर दोनों को सहमत होना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमर्शियल इनवाइस की। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सेलर भेजता है बायर को, जिसमें जो सामान भेज रहा है सेलर, उसमें सारा डिस्क्रिप्शन लिखा होगा कि क्या कौन सा सामान भेजा जा रहा है, कितना भेजा जा रहा है, उसका प्राइस कितना है, और ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जो किया है बायर और सेलर ने उसका एक सबूत है, एविडेंस है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट भी आते हैं इंटरनल व्यापार में, और लॉरी रिसिप्ट भी आता है जिसको एलआर नंबर भी कहते हैं आप, डला होता है जीआर नंबर, एलआर नंबर, बिल्टी वगैरह। व्हेन गुड्स आर सेंट बाय रोडवेज, जब रोडवेज अपने गुड्स भेजती है, गुड्स जो है वो भेजे जाते हैं रोडवेज के द्वारा, देन दिस रिसिप्ट इज इशूड बाय द ट्रांसपोर्टर। तो ये रिसिप्ट जो है वो ट्रांसपोर्टर इशू करता है। इट इज ट्रीटेड एज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, इसको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी कहा जाता है, यानी ट्रांसपोर्टर इसको इशू करने का काम करता है, इसको बिल्टी भी कहते हैं, या जीआर नंबर भी लिखा होता है कहीं कहीं। रेलवे रिसिप्ट, रेलवे अथॉरिटीज इशू करती हैं इस तरह की रिसिप्ट्स को, और टर्म्स ऑफ ट्रेड इसमें व्यापार की शर्तें भी आती हैं। डंकेल प्रपोजल, डंकेल प्रपोजल डिस्कस किया गया था। इसका डिस्कशन कब हुआ था डंकेल प्रपोजल का? आईएमएफ में, एडीबी में, वर्ल्ड बैंक में, या डब्ल्यूटीओ में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डब्ल्यूटीओ। जी हाँ दोस्तों, यूरुग्वे राउंड ऑफ द गेट ऑन मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन हुई थी, और इसने बर्थ दिया था डंकेल ड्राफ्ट को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बर्थ दिया, यूरुग्वे राउंड को भी बर्थ दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। सपोर्टर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी के सपोर्टर कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम सबसे पहले जान लेते हैं क्या है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कंबाइन करता है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के एस्पेक्ट्स को। यानी भारत की बात करें तो भारत में दोस्तों कैपिटलिज्म इकोनॉमी भी है और सोशलिज्म इकोनॉमी भी है। बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है वो 3 तरीके से डिवाइड होता है, कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम, और आपका मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो इनके जो फादर कहे जाते थे वो है एडम स्मिथ। जी हाँ दोस्तों, एडम स्मिथ इसमें सही है, और यूनाइटेड स्टेट और यूके में ये इस तरह का सिस्टम लागू होता है। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली क्या होता है कि कुछ ही लोगों के हाथों में, प्राइवेटली हैंड्स में ही ये सारा का सारा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, कंट्रोल किया जाता है, और प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ही लोगों के हाथ में होता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी भी इसको कहा जाता है। वहीं बात करें सोशलिज्म इकोनॉमी की, तो सोशलिज्म इकोनॉमी के जो फादर हैं वो हैं कार्ल मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, सोशलिज्म इकोनॉमी के जो फादर हैं उनको कार्ल मार्क्स कहा गया।
इसमें क्या हुआ, यहाँ पर देखिए सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम जो लागू हुआ वो रशिया, चाइना ऐसे जगह पर लागू है, ऐसे देशों में सोशल वेलफेयर के बारे में देखिए, जहाँ से आप वर्ड ही आप देख सकते हैं सोशल, सोशल का मतलब होता है समाज से रिलेटेड, है ना, समाजवादी। तो यहाँ पर क्या है, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड गवर्नमेंट ही सोचती है, करंटली पब्लिक वेलफेयर देने का काम करती है, इक्वलिटी देने का काम करती है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होगा वो या रेगुलेट या ओन किया जाएगा किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो जैसे प्रोडक्शन है, प्राइसेस हैं, वो सब कुछ में क्या इंटरफेरेंस होगा, गवर्नमेंट का। तो दोनों चीजें जहां इन्वॉल्व हो जाए वहीं कैसा इकोनॉमिक सिस्टम है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कहाँ पे लागू है, भारत में लागू है। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम प्रोटेक्ट करता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को, अलाउ करता है लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इन द यूज ऑफ कैपिटल, आप कितनी कैपिटल लगा सकते हैं, बट ऑल्सो अलाउ गवर्नमेंट को भी अलाउ कर रहा है कि गवर्नमेंट भी इंटरफेयर कर सकती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, ताकि सोशल एम्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और अचीव किया जा सके। नेक्स्ट क्या है, इन इंडिया सेंसस इज कंडक्टेड बाय, सेंसस किसके द्वारा, भारत में जनगणना की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, या इनमें से कोई नहीं। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 1881 में भारत की संपूर्ण जनगणना हुई थी। 1949 के बाद से भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। और 1951 के बाद की सभी जनगणनाएं 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई जाती हैं। अंतिम जनगणना जो कराई गई थी वो 2011 में कराई गई थी। नेक्स्ट क्या है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूटीओ, हेडक्वार्टर डब्ल्यूटीओ का कहाँ है, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, जिनेवा या ऑस्ट्रिया। तो ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर पता होगा, इसका ऑप्शन है सी, लाइक द गेट। हेडक्वार्टर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ सिचुएटेड है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये सही नहीं है। तो ये आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जी हाँ दोस्तों, एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्थायी संस्था है। यूरोगो राउंड ने बर्थ दिया था डब्ल्यूटीओ को, ये बात पीछे ही हमने समझी। तीसरा है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, एक हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है डब्ल्यूटीओ की, ये भी सही है। और नेक्स्ट क्या है, डब्ल्यूटीओ ऑफिशियली कंस्टिट्यूट हुआ था 1 जनवरी 1991 को। ये ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत साबित होता है, क्योंकि मेंबर ऑफ द गेट साइंड एन एग्रीमेंट, जितने भी मेंबर्स थे गेट के उन्होंने साइन किया था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये एग्रीमेंट था और ये साइन किया गया था मेंबर्स के द्वारा। यूरोगो राउंड जब हुआ था अप्रैल 1994 में, और 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ स्थापित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज नॉट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी, वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी का पार्ट नहीं है। IBRD, WTO, IDA, IFC। तो दोस्तों WTO, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, इज नॉट द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी, वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी का पार्ट नहीं है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप एक कंप्राइज है 5 इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना है, जिसमें IBRD आता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA आता है जिसको इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन कहते हैं, और IFC आता है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, MIGA आता है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और 5वां आपका ICSID आता है, जिसको इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स भी कहा जाता है। जितने भी झगड़े होते हैं उन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो सब के सब सेटलमेंट यहीं किए जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्या है, आइटम्स इन द निगेटिव लिस्ट ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स आर कॉल्ड। तो जितने भी आइटम्स निगेटिव लिस्ट में आते हैं इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के, वो सब कहे जाते हैं, क्या कहा जाता है उनको, प्रोहिबिटेड गुड्स। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है। प्रोहिबिटेड गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन के दौरान यूज़ किए जाते हैं, हैव बीन कम्प्लीटली बैन, पूरी तरीके से बैन होते हैं, चाहे वो हेल्थ से जुड़े मुद्दे से हों या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से जुड़े हों, of endangered species of flora, fauna, security legislation, etc. These items shall be liable to forfeiture by customs. ये कस्टम विभाग फॉरफीचर कर देता है इन आइटम्स को, एंड द पर्सन में बी लायबल टू अ पेनल्टी, और जो पर्सन इसमें डीलिंग कर रहा है इन प्रोहिबिटेड गुड्स में, उसको पेनल्टी भी लगाई जाती है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDS।
पीडीएस की फुल फॉर्म क्या होगी? पर्पसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीपल्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी ऑप्शन, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्कार्सिटी का थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस, यानी इसमें जो फूड ग्रेन्स है वो अफोर्डेबल प्राइसेस पर दिए जाते हैं। अनाज जितना है वो सब जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको देने का राशन, बेसिकली ये क्या है, सरकारी राशन की दुकानें जो होती हैं जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ही अंग होती हैं। तो इसको सरकारी राशन की दुकान इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इस पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रेजेंटली द कम्युनिटीज नेमली जैसे कि गेहूं है वो बांटा जाता है, चीनी है, चावल है और अपना मिट्टी का तेल जिसको कैरोसिन कहते हैं वो बांटा जाता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। नेक्स्ट क्या है? हु इज़ द कस्टडियन ऑफ कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स? तो कस्टडियन कौन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का? आरबीआई, फेमा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और एससीआर एक्ट। तो इसका राइट आंसर है आरबीआई। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कस्टडियन कहा जाता है कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, और इसमें इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने की। लीगल प्रोविजन गवर्निंग मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लेड डाउन इन द आरबीआई एक्ट 1934 में, जो एक्ट आया था आरबीआई का, इन विच 5 ईयर प्लान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा, 5वां है इसी। 5th 5 ईयर प्लान है जिसमें बोला गया था गरीबी को हटाओ और न्याय लेकर आओ, जस्टिस लो। द प्लान ऑल्सो फोकस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस पर भी फोकस किया गया है कि ज़्यादातर लोग जो है निर्भर रहें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर, और डिफेंस क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है इस 5 ईयर प्लान में। 1978 की बात करें तो द न्यूली इलेक्टेड मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी उसने ये इस प्लान को ख़त्म कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्या है? इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्रायोरिटी दी गई, किसको प्रायोरिटी दी गई? इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को। तो दोस्तों पहला 5 ईयर प्लान जो था उसमें एग्रीकल्चर को ही प्रायोरिटी दी गई थी। ये बेसिकली डोमार महलनोबिस मॉडल था, और मॉडिफाइड वर्जन जो था वो इसका हेरोड डोमार मॉडल था जिसमें कुछ चेंजेस बदलाव किए गए थे। इन दिस प्लान हाईली प्रायोरिटी जो दी गई थी वो एग्रीकल्चर विभाग को, सिंचाई यानी इरिगेशन विभाग को, और जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स थे उसको दी गई थी। नेक्स्ट क्या है? द सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जिसमें इन विच द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस कॉन्स्टेंटली, मनी की वैल्यू गिरने लगे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यानी जो ऐसी स्थिति आ जाए जब मुद्रा की वैल्यू गिरने लगे, यानी वस्तुओं की कीमत बढ़े और मुद्रा का मूल्य गिर जाए, ऐसी स्थिति पैदा होती है केवल और केवल इन्फ्लेशन वाली स्थिति में। यानी इन्फ्लेशन में क्या होता है? इन्फ्लेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। यानी इन्फ्लेशन में क्या होता है? प्राइसेस, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जितने भी डेली यूज के सामान होते हैं, जैसे खाने का सामान है, हाउसिंग का है, क्लोथिंग है, ट्रांसपोर्ट है, रिक्रिएशन है, ये जितने भी सामान हैं जो घरेलू हैं, सामान है जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होते हैं, उनमें क्या होता है? उनके प्राइसेस में, उन गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में बढ़ोतरी हो जाती है और मनी की जो वैल्यू है वो गिर जाती है, और जो व्यक्ति की परचेजिंग पावर है वो कम हो जाए, ऐसी स्थिति इन्फ्लेशन की स्थिति कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे मान लेते हैं 4% आपकी सैलरी में इजाफा होता है। अब आप तो खुश बहुत ज़्यादा कि भाई मेरा तो सैलरी बढ़ गई, दैट यू कैन परचेज एन बेटर फोन, अच्छा फ़ोन खरीद सकते हो, डिनर कर सकते हो 3 टाइम, महीने में 3 बार तो कर ही सकते हो कम से कम एक अच्छे होटल में। बट वाइल यू आर एंजॉइंग द डिलाइटफुल मोमेंट, प्राइसेस बढ़ जाए 6% से। अब प्राइसेस 6% से बढ़ रहे हैं, नाउ यू आर मेड टू कर्ब योर एक्सपेंसेस, अब आपको अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। सिंस द आपकी सैलरी में तो बढ़ोतरी हो गई थी पर आप एंजॉय उस सैलरी को नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि भाई खर्चे बढ़ गए हैं। तो एक मानकर चलें तो देखा जाए तो 2% आपने परचेसिंग पावर खो दी है ना, उस सैलरी का बढ़ने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। 4% सैलरी बढ़ गई पर प्राइसेस भी तो 6% से बढ़ गए, यानी कि कहीं ना कहीं 2% जो है वो परचेसिंग पावर आपको कम करनी पड़ेगी। और एक और एग्जांपल देखते हैं, राम पिज़्ज़ा खाता है, उसको बहुत पसंद है, और शॉपिंग करता है कपड़ों वगैरह की, मूवीज़ वगैरह जाने का काम करता है, आप लोग भी जाते होंगे। तो देखो पिज़्ज़ा वगैरह वो खाता है
कपड़े वगैरह खरीदता है ना, मूवी वगैरह देखने का काम करता है, वो उसकी क्या दिखाता है, वो परचेजिंग पावर ही तो दिखा रहा है उसकी, है ना। और यदि उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, इंक्रीजेज, प्राइसेस हैव इंक्रीज एंड ही हैज टू कंज्यूम लेस, तो अगर सैलरी बढ़ती है तो प्राइसेस भी बेसिकली बढ़ते हैं, और सैलरी बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेंगे, तो क्या उसको कंज्यूम कम करना पड़ेगा, इस परचेजिंग पावर, उसकी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी, जैसे आपने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा। तो अ राइज इन प्राइसेस इज सिमिलर टू डिक्रीज इन सैलरी, यानी प्राइसेस में इंक्रीजमेंट हो रहा है तो सैलरी में क्या होगा, उसका अपोजिट होगा, यानी डिक्रीजमेंट होगा। नेक्स्ट क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ डिसइंफ्लेशन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, डिसइंफ्लेशन की प्रोसेस में इन्फ्लेशन का रेट कैसा होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, कुछ नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, या नन ऑफ द अबव, तो डिक्रीज होता है दोस्तों। यानी डिसइंफ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन का जो रेट है वो क्या होता है, डिक्रीज होगा। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, इन्फ्लेशन के आगे लगा हुआ है वर्ड डिस, डिस का मतलब क्या, डिक्रीजमेंट, और स्लो डाउन हो जाता है इन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ नेशन। ऐसी प्रोसेस क्या करती है, क्योरिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है मार्केट में, डिसइंफ्लेशन कहलाता है। यानी रेट ऑफ इन्फ्लेशन जब 4% से इन्फ्लेशन का रेट 2% रह जाए, ऐसी स्थिति डिसइंफ्लेशन वाली स्थिति होगी, जिसमें इन्फ्लेशन का रेट क्या होगा, इकोनॉमी में कम होगा। इन्फ्लेशन क्या, अभी पीछे बताया था मैंने आपको, इन्फ्लेशन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एवरेजेस प्राइसेस जो है वो क्या हो जाते हैं, किसी कमोडिटी के, किसी गुड्स एंड सर्विस के इंक्रीज हो जाते हैं इकोनॉमी में ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड गॉसेंस लॉ, गॉसेंस लॉ कहा गया, ऐसा कौन सा लॉ है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को गॉसेंस फर्स्ट लॉ कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसमें बिल्कुल सही आ जाता है। यहाँ ऑप्शन सी पे ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। गोसेन का जो लॉ था, हरमेंस हेनरिच गोसेन ने दिया था, और ये 3 लॉ दिए गए थे इनके द्वारा। पहला लॉ गोसेंस का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ही है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं इसको, एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है कोई कॉमोडिटी, मान लेते हैं समोसा करता है, कंटिन्यूसली करेगा, देन द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव गोज ऑन डिमिनिशिंग, पहला समोसा खाएगा बहुत आनंद आएगा उसको, पर दूसरा समोसा खाएगा उसे कम आनंद आएगा, तीसरा खाएगा कम आनंद आएगा, और ऐसे खाता रहेगा समोसा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसे बिल्कुल समोसा पसंद नहीं आएगा और वो हटाकर साइड में रख देगा। यानी बर्गर इसका एग्जांपल हो सकता है, समोसा या कोई भी कम्युनिटी हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक हैज बीन डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ अनलिमिटेड एंड्स हैविंग स्केर्स मींस हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस बाय, ये डेफिनेशन किसकी है दोस्तों, बहुत फेमस डेफिनेशन है, आप लोगों को पता होगी ये डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है लाइनल रॉबिन्स की। यहाँ पर क्या बोला गया है कि इन दिस लैंडमार्क ऐसे ऑन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, लायनल रॉबिन्स ने डिफाइन किया था इकोनॉमिक्स एज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ये रॉबिन्स की डेफिनेशन थी, लायनल रॉबिन्स की। रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ रीजनल रूरल बैंक, रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है रीजनल रूरल बैंक की, तो ये राइट आंसर इसका नबार्ड, ठीक है। नबार्ड आपका फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एक ये सब्सिडरी यूनिट है आरबीआई की ही, और जितने भी दूसरे बैंक्स हैं वो रेगुलेट किए जाते हैं किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, सीधे डायरेक्टली। यहाँ पर क्या है, एक एपेक्स, नाबार्ड क्या है, एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जीओआई का, विद ए मैंडेट फॉर फैसिलिटेटिंग क्रेडिट फ्लो करने का काम करता है, फॉर प्रमोशन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिससे एग्रीकल्चर का विकास हो, कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज का विकास हो, ये नाबार्ड के जिम्मे आता है। रीजनल रूरल बैंक जो आरआरबी है, दूसरी साइड देखा जाए स्मॉल साइज स्केड्यूल्ड रिटेल बैंक्स होते हैं जो स्टैब्लिश किए जाते हैं इंडियन रीजनल रूरल बैंक एक्ट के अंदर 1976। दे हैव एरिया ऑफ ऑपरेशन इन 4 to 6 डिस्ट्रिक्ट में ये काम करते हैं विद इन द सेम स्टेट। दे वर एस्टेब्लिश्ड विद एन ऑब्जेक्टिव, इनका भी एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, क्रेडिट प्रोवाइड कराना छोटे जो बोरोवर्स हैं रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में। मिक्स्ड इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हो वो मिक्स्ड इकोनॉमी कही जाती है। यानी इंडियन इकोनॉमी एक बेस्ट एग्जांपल होगा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का, पीछे ही बताया था मैंने। नाबार्ड कौन
इस्टेब्लिश हुआ था। कब इस्टेब्लिश हुआ था भाई नाबार्ड? तो नाबार्ड जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 12 जुलाई 1982 को हुआ था, 1982 में। तो 12 जुलाई 1982 को इस्टेब्लिश हुआ था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। शाम को मैं एक और नई वीडियो डालूंगा एक नए टॉपिक के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू माय फ्रेंड्स।